दिस इज़ लेक्चर नंबर 12 ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। इसमें पहले हम बेसिकली इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अल्फ़ा एमिशन, बीटा पार्टिकल कैसे एमिट होता है और फिर गामा पार्टिकल कैसे एमिट होता है। तो इन तीनों के एमिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे अल्फ़ा एमिशन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फ़ा एमिशन के बारे में। तो सुनिए, अल्फ़ा एमिशन क्या होता है, आप ऐसे समझिए। बेसिकली अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो हीलियम 2He4 है, यानी कि हीलियम न्यूक्लियस, इसको He2+ भी बुलाते हैं। तो अल्फ़ा पार्टिकल को 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलके बनाता है। अल्फ़ा पार्टिकल इज मेड बाय 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। अच्छा, ध्यान से सुनिए, अल्फ़ा पार्टिकल जब न्यूक्लियस में बनता है तब उसको वहाँ पे बनने के बाद उसको एनर्जी मिलता है 7 to 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अल्फ़ा पार्टिकल को न्यूक्लियस से बाहर आने के लिए लगभग एनर्जी चाहिए 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिल रहा है 7 to 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अल्फ़ा पार्टिकल को न्यूक्लियस से बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस से बाहर आने के लिए 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, मिल रहा है 7 to 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन फिर भी अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस से बाहर आता है। इस चीज़ को समझाता है टनल इफेक्ट। टनल इफेक्ट क्या कहता है कि अल्फ़ा पार्टिकल जब बनता है तो ये अल्फ़ा पार्टिकल क्या करता है, बाकी दूसरे पार्टिकल से जो न्यूक्लियस में है उससे टकराता है, और रैंडम टकराने से उसको एनर्जी मिलता है, और उस एनर्जी 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास पहुंचता है। तो अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस से बाहर आता है। ठीक है, तो टनल इफेक्ट जो है वो ये समझाता है कि अल्फ़ा एमिशन कैसे होता है। मान लीजिए आपके पास एक न्यूक्लियस था XZA। तो इस न्यूक्लियस से अल्फ़ा पार्टिकल इमिट हुआ। अल्फ़ा पार्टिकल होता है हीलियम न्यूक्लियस, यानी कि 2He4। ये अल्फ़ा पार्टिकल निकला, दिस इज अल्फ़ा पार्टिकल निकला। अच्छा, अल्फ़ा पार्टिकल निकला और साथ में बना एक दूसरा न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, ये था पेरेंट न्यूक्लियस और ये है डॉटर न्यूक्लियस। अच्छा, ध्यान से देखिए, अब आप क्या करिए, मान लीजिए जो डॉटर न्यूक्लियस बना उसका जो यहाँ X है, यहाँ Y बना, मान लेते हैं। तो इसको आप अरेंज करिए तो Z हो जाएगा 2 + X। तो X का वैल्यू हो गया Z-2। तो यानी कि जो डॉटर न्यूक्लियस बना उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो होगा Z-2, और ये हो जाएगा A-4। ठीक है, ये हो जाएगा A-4। अच्छा, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे साथ में कुछ एनर्जी रिलीज होता है, इस एनर्जी को बुलाते हैं Q वैल्यू। यानी कि पेरेंट न्यूक्लियस से अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज हुआ, एक डॉटर न्यूक्लियस बना, साथ में कुछ एनर्जी रिलीज हुआ, इसको बोलते हैं Q वैल्यू। अच्छा, ध्यान से देखिए, पेरेंट न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन वो Z था, और अगर हम इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएगा A-Z, यानी कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। इसमें आप नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालिए, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा Z-2, और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा A-Z। तो A कितना है, A-4 माइनस Z-2। तो ये कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा A-4 माइनस Z + 4। तो इससे ये ख़त्म, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा A-Z। ठीक है, अच्छा, ध्यान से सुनिए, अब आप क्या करिए, इसमें आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस निकालिए। तो N-P कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा A-Z माइनस Z, तो ये आ जाएगा A-2Z। ठीक है, सिमिलरली इसमें
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस निकालिए तो ये आ जाएगा a माइनस जेड माइनस ऑफ जेड माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा a माइनस जेड प्लस 2। ठीक है, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप यहाँ निकालिएगा तो a माइनस 4 माइनस जेड माइनस 2, तो a माइनस 4 माइनस जेड माइनस प्लस 2, ये प्लस 2 है। तो अब देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ से कितना आ गया a माइनस जेड और माइनस 4 प्लस 2 में से तो माइनस 2। तो अब यहाँ पे न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन लगाइए, तो न्यूट्रॉन है a माइनस जेड माइनस 2 और प्रोटॉन कितना है जेड माइनस 2, तो माइनस जेड प्लस 2, तो इससे ये खत्म, तो ये आ जाएगा a माइनस 2 जेड। तो देखिए पेरेंट न्यूक्लियस में भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस है a माइनस 2 जेड, और डॉटर में भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस है a माइनस 2 जेड। तो अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होता है तो ऐसे हम इसको बोलते हैं आइसोडाइफर्स। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि पेरेंट और डॉटर जो होते हैं ये एक दूसरे के आइसोडाइफर्स होते हैं। और आइसोडाइफर्स क्या होता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस अगर सेम है तो उसको बुलाते हैं आइसोडाइफर्स। ठीक है, अच्छा अब देखिए अभी हमने बात किया है कि ये था पेरेंट न्यूक्लियस, फॉर एग्जांपल ZXA, इससे अल्फा पार्टिकल इससे एमिट हुआ। ठीक है, अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ, कुछ उसका वेलोसिटी था v अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, और अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ और कुछ बचा आपके पास डॉटर न्यूक्लिया जिसका जेड जो होगा ये XZA है, तो इसका जेड होगा जेड माइनस 2 और इसका मास होगा a माइनस 4। ठीक है, अब ध्यान से देखिए जब इस पेरेंट न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ तो ये अपने आप हो रहा है, ना तो बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं ना और कुछ लग रहा है, ये अपने आप पेरेंट न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, और अगर F एक्सटर्नल 0 है तो जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा, यानी P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। ठीक है, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं, सो F एक्सटर्नल 0 था, सो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। P इनिशियल क्या था, जो पेरेंट न्यूक्लियस था उसका मोमेंटम, P फाइनल क्या बना, अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम प्लस डॉटर न्यूक्लियस का मोमेंटम। तो पेरेंट न्यूक्लियस तो रेस्ट पे था तो इसका मोमेंटम 0 हो गया, इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस मोमेंटम ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो मोमेंटम ऑफ डॉटर न्यूक्लियस है वो इक्वल है अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो यानी अगर अल्फा पार्टिकल का स्पीड का डायरेक्शन इधर है तो डॉटर न्यूक्लियस का स्पीड का डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होगा, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम हम लिखते हैं मास ऑफ अल्फा इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा, प्लस डॉटर न्यूक्लियस का मोमेंटम लिखेंगे मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस इंटू वेलोसिटी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। तो यहाँ से देखिए इसको इधर लेके आ गए, इसको इधर लेके आ गए, तो मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस इंटू वेलोसिटी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस इक्वल टू माइनस ऑफ मास ऑफ अल्फा इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, ये जो डॉटर न्यूक्लियस है ये जो वेलोसिटी है इसका, वेलोसिटी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस विल बी माइनस ऑफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अच्छा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है, अल्फा पार्टिकल होता है 2He4, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल हो गया 4, और मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस हो गया a माइनस 4। तो इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू 4 क्या है, दिस 4 इज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड a माइनस 4 है
मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। तो ये याद रखिएगा। अब मैंने बोला था कि जब भी पेरेंट न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है तो साथ में कुछ एनर्जी रिलीज होता है जिसको क्यू वैल्यू बुलाते हैं। ये एनर्जी जो है ये अल्फा पार्टिकल और डॉटर न्यूक्लियस के बीच में उसके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि रिलीज एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड डॉटर न्यूक्लियस इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो हम बोल रहे हैं कि क्यू वैल्यू जो एनर्जी रिलीज होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा अल्फा पार्टिकल और डॉटर न्यूक्लियस के काइनेटिक एनर्जी के। तो अल्फा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, और काइनेटिक एनर्जी आपको पता है वो होता है p²/2m। अब सिंस मोमेंटम सेम है, अल्फा पार्टिकल और डॉटर न्यूक्लियस का मोमेंटम सेम होगा, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो मास के इन्वर्स रेशियो में डिवाइड होगा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इस रेशियो को लेते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, ये आ जाएगा मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अच्छा, मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस ज़्यादा है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल से, क्योंकि डॉटर न्यूक्लियस का मास होता था a-4 और अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4। तो मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस ज़्यादा है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल से, इसलिए हम बोलेंगे इस रिलेशन से, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है और मास डॉटर न्यूक्लियस का ज़्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है, और अल्फा पार्टिकल जो है लगभग पूरे क्यू वैल्यू का 99% एनर्जी खा करके चला जाता है। तो यहाँ से अगर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल लिखना चाहे तो वो मास में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो मास इन्वर्सली है, तो हम यहाँ से लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस अपॉन टोटल मास, यानी कि मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू क्यू वैल्यू। ठीक है, तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस अगर हम निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे मास ऑफ अल्फा अपॉन टोटल मास, यानी मास ऑफ डॉटर प्लस मास ऑफ अल्फा इनटू क्यू वैल्यू। ऐसा क्यों लिख रहे हैं उल्टा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। जैसे आपको पता है कि अगर 100 रुपये को आप 2:3 में डिवाइड करते हैं तो कैसे डिवाइड करते हैं? 2 टोटल इंटू 100। सिमिलरली 3 टोटल इंटू 100। उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी मास का इन्वर्स रेशियो है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा होगा मास ऑफ डॉटर डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू क्यू वैल्यू। सो सिंपल। अच्छा, इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, क्या हम मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस का मास कितना था? a-4, तो यहाँ से a-4 अपॉन टोटल मास कितना होगा? डॉटर न्यूक्लियस का a-4 प्लस हीलियम का 4, तो 4 से 4 खत्म, तो टोटल मास a इंटू क्यू वैल्यू। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल को एक तो ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर ये लिख सकते हैं a क्या है? एटॉमिक मास ऑफ दैट न्यूक्लियस। फिर आप इसको भी मॉडिफाई करिए, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है 4 डिवाइडेड बाय टोटल मास अभी हमने निकाला है a, तो 4/a इंटू क्यू वैल्यू। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको भी लिख लेते हैं अच्छे से। सो F एक्सटर्नल 0 है, तो मोमेंटम सेम होगा, तो पेरेंट का मोमेंटम अल्फा पार्टिकल प्लस डॉटर के मोमेंटम के बराबर, और इनिशियली जो पेरेंट न्यूक्लियस था वो रेस्ट पे था, तो वो उसका मोमेंटम 0 हो गया, इज इक्वल टू P ऑफ अल्फा प्लस P ऑफ डॉटर। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो डॉटर न्यूक्लियस का मोमेंटम है दैट विल बी इक्वल बट अपोजिट ऑफ मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल, और पेरेंट न्यूक्लियस का जो मोमेंटम था वो 0 था, तो अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम लिख सकते हैं मास ऑफ अल्फा इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा। सिमिलरली डॉटर का लिख सकते हैं मास ऑफ डॉटर इंटू वेलोसिटी ऑफ डॉटर। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस आ गया माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू मास ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय मास ऑफ डॉटर। तो मास ऑफ अल्फा होता है 4 और मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस है a-4।
और Q वैल्यू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। और काइनेटिक एनर्जी होता है मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा, तो मास के रेशियो में हम डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए इसको ध्यान से, ये फॉर्मूला आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय मास, टोटल मास यानी कि मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू Q वैल्यू। सिमिलरली डॉटर न्यूक्लियस का निकालेंगे तो ऊपर अल्फा पार्टिकल का मास लेंगे, नीचे टोटल मास इनटू Q वैल्यू। अब कुछ साइंटिस्ट ने बताया कि ये जो अल्फा पार्टिकल निकल रहा है यहाँ से, ये अल्फा पार्टिकल कितना दूर जाएगा, उसका रेंज कितना होगा। तो रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल हम बात करते हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल टू द पावर 3/2, और काइनेटिक एनर्जी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और काइनेटिक एनर्जी को अगर हम वेलोसिटी के टर्म्स में लिखें तो रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल टू द पावर Q। तो ये है रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल कि अल्फा पार्टिकल जो है कितना दूर जाएगा एमिट होने के बाद। तो रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल टू द पावर 3/2 एंड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल टू द पावर Q। अच्छा, एक गाइगर और नटल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल और डीके कांस्टेंट के बीच में रिलेशन दिया। वो रिलेशन क्या था, लॉग लेमडा इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू लॉग आर। ये a और b जो है ये कांस्टेंट है और लेमडा है डीके कांस्टेंट और r है रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल जो हम यहाँ से निकालते हैं, तो इसको भी लिख लेते हैं। So range of alpha particle is directly proportional to kinetic energy of alpha particle to the power 3/2 and directly proportional to velocity of alpha particle to the power Q। गाइगर नटल फॉर्मूला किसके किसके बीच में रिलेशन बताता है, डीके कांस्टेंट और रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल। वो होता है लॉग लेमडा इक्वल टू a प्लस बी इंटू लॉग आर। a प्लस बी कॉन्स्टेंट है, a और b कॉन्स्टेंट है, लेमडा है डीके कांस्टेंट, r है रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब हम बात करेंगे बीटा एमिशन के बारे में, यानी बीटा पार्टिकल का कैसे एमिशन होता है उस बारे में पढ़ेंगे। देखिए बीटा पार्टिकल बेसिकली इसको हम इलेक्ट्रॉन भी बुलाते हैं, यानी कि न्यूक्लियस से एमिट होने वाला इलेक्ट्रॉन को हम बीटा एमिशन कहते हैं। अब ये क्यों होता है, ध्यान से सुनिए। देखिए एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन है। अब एक्चुअली क्या होता है कि जिसको अपनी तरफ खींच लेगा, या तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच ले या प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले, तो जिसको अपनी तरफ खींचेगा वहां से उस तरह से बीटा पार्टिकल का एमिशन होगा। मैं आपको बता दूं कि बीटा पार्टिकल जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक तो बीटा माइनस और एक बीटा प्लस। तो वही तो हम बोल रहे हैं कि ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन को खींच ले, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को खींच ले, जिसको खींच लेगा उस हिसाब से बीटा माइनस बीटा प्लस बनेगा। ठीक है, अच्छा इसके बारे में आपको कुछ बता देते हैं। जो बीटा निगेटिव है इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं -1 E0, और बीटा पॉजिटिव को ऐसे डिनोट करते हैं +1 E0। अच्छा ध्यान से सुनिए, जो बीटा निगेटिव है इसको बुलाते हैं इलेक्ट्रॉन, और जो बीटा पॉजिटिव है इसको बुलाते हैं पॉजिट्रॉन। ठीक है, और जो बीटा नेगेटिव है इसका चार्ज होता है, चार्ज ऑन बीटा नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और इसका मास लेते हैं इलेक्ट्रॉन के बराबर। पॉजिट्रॉन का चार्ज लेते हैं हम +E, और मास ऑफ पॉजिट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा अब ध्यान से सुनिए, बीटा एमिशन को समझाने के लिए हम वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन का सहारा लेते हैं, या डॉग बोन एनालॉजी लेते हैं। कि मान लीजिए आपके पास एक बोन है, उसको दो डॉग आपस में खींच रहे हैं, तो जिसको खींच लेगा उस हिसाब से बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है। तो ध्यान से देखिए, हम बोलते हैं कि जो प्रोटॉन है वो कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में, और न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में। अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया
तो उसके हिसाब से बीटा माइनस या बीटा पॉजिटिव पार्टिकल एमिट होता है। तो ये आपको समझ में आया। तो पहले जो भी पढ़ा हमने उसको लिख लेते हैं। सो हम बात कर रहे हैं बीटा एमिशन के बारे में। पहली बात कि बीटा पार्टिकल को हम इलेक्ट्रॉन भी बुलाते हैं, विच कम्स आउट फ्रॉम न्यूक्लियस। अब बीटा एमिशन दो तरह के हो सकते हैं, बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव। बीटा पॉजिटिव को ऐसे डिनोट करते हैं +1 E0 और बीटा नेगेटिव को डिनोट करते हैं -1 E0। बीटा प्लस को पॉजिट्रॉन बुलाते हैं और बीटा नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन बुलाते हैं। चार्ज देखिए, बीटा पॉजिटिव पे चार्ज होता है +E, जिसको पॉजिट्रॉन बुलाते हैं, और बीटा नेगेटिव पे चार्ज होता है -E के बराबर, और दोनों का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो हम बोलते हैं कि एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल इज एक्सप्लेन्ड बाय वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन कन्वर्ट्स इन न्यूट्रॉन और वाइस वर्सा, मतलब न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन, और इसके बाद बीटा पार्टिकल एमिट होता है। तो अब हम बात करेंगे कि कब बीटा माइनस रिलीज होगा, कब बीटा पॉजिटिव रिलीज होगा। तो ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं कि आपके पास एक न्यूट्रॉन था, ठीक है। ये न्यूट्रॉन जो है ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, प्रोटॉन 1H1 होता है। तो ध्यान से देखिएगा, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में, और यहाँ पे एक या तो बीटा पॉजिटिव होगा या बीटा नेगेटिव होगा। आइए बात करते हैं कौन रिलीज होगा। देखिए, यहाँ जो Z था वो 0 था और Z 1 हो गया, तो ओवरऑल तो 0 रखना है। तो यहाँ जो बीटा पार्टिकल एमिट होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तभी +1 -1 मिलके 0 बनाएगा। और देखिए, यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, तो यहाँ 1 होने के लिए यहाँ 0 होना चाहिए। तो यानी अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो ये पार्टिकल एमिट होना है, और अगर ये पार्टिकल एमिट होगा तो इसी को तो बीटा नेगेटिव बोलते हैं। तो अब सुनिए, बीटा नेगेटिव कब एमिट होगा? जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। आपने चार्ज बैलेंस कर दिया, आपने एटॉमिक नंबर बैलेंस कर दिया। तो आप ध्यान से देखिए कि इसमें चार्ज और मास नंबर बैलेंस है, पर देखिए इसका स्पिन अगर क्वांटम नंबर निकाले तो इसका +12, इसका +12 और इसका भी +12। तो क्या देखिए स्पिन क्वांटम नंबर बैलेंस हुआ। मान लेते हैं इसका है +12, इसका भी है +12, तो +12 इसका 1 होना चाहिए, पर इसका है +12। तो यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर बैलेंस नहीं है, स्पिन क्वांटम नंबर कंजर्व नहीं है। और इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट थे पॉली ने बताया कि जब भी बीटा पार्टिकल एमिट होगा तो उसके साथ में या तो न्यूट्रॉनो या एंटी न्यूट्रॉनो पार्टिकल एमिट होगा, तब जाकर के जो है बेसिकली स्पिन क्वांटम नंबर कंजर्व होगा। तो देखिए, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ प्रोटॉन में, साथ में बीटा नेगेटिव एमिट हुआ, और साथ में स्पिन क्वांटम नंबर को कंजर्व करने के लिए यहाँ एंटी न्यूट्रोनो पार्टिकल फॉर्म हो गए। इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो ये होगा। तो एंटी न्यूट्रिनो क्यों इमिट हो रहा है, आपको समझ में आया? क्यों? क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर को बैलेंस करने के लिए। तो ये देखिए न्यूक्लियस के अंदर चल रहा है। बाहर से अगर देखेंगे तो क्या होगा? बाहर से देखेंगे कि कोई एक न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A है। इसने क्या किया? एक बीटा पार्टिकल एमिट किया। बीटा पार्टिकल मतलब -1 E0, यानी कि दिस इज बीटा नेगेटिव पार्टिकल एमिट किया। तो एक दिस इज पेरेंट न्यूक्लियस, और डॉटर न्यूक्लियस जो बनेगा Y, वो क्या होगा? देखिए, Z इज इक्वल टू -1 + x। मान लेते हैं इस डॉटर न्यूक्लियस का Z है x, तो यहाँ से x किसके बराबर आ गया? Z + 1। तो यहाँ पे जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा उसका एटॉमिक नंबर होगा Z + 1, और मास में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो मास हम ऐसे लिख देंगे।
और साथ में यहाँ एंटी न्यूट्रिनो बनेगा ताकि जो है स्पिन क्वांटम नंबर वो कंजर्व हो सके, और साथ में यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा जिसको क्यू वैल्यू बुलाते हैं। तो ये है इक्वेशन किसका, बीटा नेगेटिव पार्टिकल जब एमिट होगा। तो ध्यान रखिएगा बीटा नेगेटिव पार्टिकल एमिट होगा तो जेड जो है वो +1 से बढ़ जाता है। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, हम बात करते हैं बीटा पॉजिटिव एमिशन के बारे में कि बीटा पॉजिटिव कब एमिट होगा। हमने बोला था कि बीटा नेगेटिव कब एमिट होगा, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा। अब देखिए, मान लेते हैं प्रोटॉन जो है वो कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में। अब देखिए, पहले आप यहाँ पे जेड कंजर्व करिए, तो यहाँ 1 था, यहाँ 0 है, यहाँ 1 था, यहाँ 0 है, तो यहाँ जो E होगा उस पर +1 करना पड़ेगा, तभी दोनों बराबर हुए। फिर देखिए, यहाँ 1 था, यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 करने के लिए आपको यहाँ 0 लाना पड़ेगा, तभी 1 + 0 यहाँ 1 होगा। यानी कि ये पार्टिकल एमिट होगा कब, जब प्रोटॉन जो है वो कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन में। यस और नो? और ध्यान से देखिए, इसी पार्टिकल को तो बीटा पॉजिटिव पार्टिकल कहते हैं। तो बीटा पॉजिटिव एमिशन हुआ कब, जब प्रोटॉन कन्वर्ट हुआ न्यूट्रॉन में। अच्छा, वापस से यहाँ चार्ज और मास कंजर्व है, लेकिन यहाँ स्पिन क्वांटम नंबर कंजर्व नहीं होगा। उसको कंजर्व करने के लिए बोलते हैं कि यहाँ एक एक्स्ट्रा पार्टिकल एमिट हुआ जिसको बोलते हैं न्यूट्रिनो, जिसको न्यू से डिनोट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बीटा नेगेटिव में एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होता है, बीटा पॉजिटिव में न्यूट्रिनो रिलीज होता है। तो ये तो न्यूक्लियस के अंदर चल रहा है। अगर हम बाहर से देखें तो क्या होगा कि जेड एक न्यूक्लियस था, एक्स एक न्यूक्लियस था, इससे बीटा पॉजिटिव एमिट हुआ, यानी कि +1 E0, ठीक है। तो एक डॉटर न्यूक्लियस बनेगा, तो डॉटर न्यूक्लियस का जो जेड होगा दैट विल बी Z-1, और जो उसका एटॉमिक मास होगा A, और साथ में न्यूट्रिनो बनेगा, साथ में एनर्जी रिलीज होगा। तो ये है इक्वेशन ऑफ बीटा पॉजिटिव। बीटा नेगेटिव में जो डॉटर न्यूक्लियस बन रहा था उस पर जेड ऐड हो जा रहा था +1 से, देखिए। लेकिन जो बीटा पॉजिटिव है उसमें जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा उसमें जो जेड है वो -1 से सब्सट्रैक्ट होगा। तो दिस इज पेरेंट न्यूक्लियस एंड दिस इज डॉटर न्यूक्लियस। अच्छा, अब इस इक्वेशन को देखिए, बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव इक्वेशन को देखिए। क्या आपको इसमें लग रहा है कि जो पेरेंट न्यूक्लियस और जो डॉटर न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक मास सेम आ रहा है? दोनों में देखिए एटॉमिक मास सेम आ रहा है। तो अगर दो पार्ट का एटॉमिक मास सेम है, जेड डिफरेंट है, तो ऐसे को हम क्या बुलाते हैं? आइसोबार्स। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि बीटा एमिशन में पेरेंट न्यूक्लियस और डॉटर न्यूक्लियस एक दूसरे के आइसोबार्स होते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि एटॉमिक मास सेम हो रहा है। अच्छा, ध्यान से देखिए, इसी ए को तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन बुलाते हैं, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन बुलाते हैं। इसी ए को तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन बुलाते हैं, ठीक है। ए को क्या बुलाते हैं? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन। तो ए सेम हो रहा है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि बीटा एमिशन में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन रिमेन सेम, लेकिन जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो है वो चेंज होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो चेंज होगा। कैसे? ध्यान से सुनिए। अगर हम बीटा पॉजिटिव पार्टिकल की एमिशन की बात करते हैं तो बीटा पॉजिटिव कब एमिट होगा? बीटा पॉजिटिव कब एमिट होगा? जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो प्रोटॉन का नंबर कम हो रहा है और न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है, और जो N/P का यानी कि न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन का रेशियो है वो भी तो बढ़ेगा। तो एक न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन बढ़ रहा है यानी कि अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, वो न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जब भी बीटा पॉजिटिव पार्टिकल एमिट होगा तो न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी बढ़ेगा? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इस केस में स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस। डन।
अच्छा ध्यान से देखिए, बीटा नेगेटिव जब पार्टिकल एमिट हो रहा था, कब? जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा था, यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है, न्यूट्रॉन का नंबर कम हो रहा है, यानी n/p का रेशियो कम हो रहा है, न्यूट्रॉन का नंबर कम हो रहा है, प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है, यानी रिपल्सिव फोर्स बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस कम स्टेबल होगा। तो ये बताता है लेस स्टेबल के बारे में। इतना समझ में आया? अच्छा, जो साइंटिस्ट थे, कौन थे साइंटिस्ट? साइंटिस्ट का नाम था आपका पॉली। पॉली ने बोला था कि स्पिन क्वांटम नंबर को कंजर्व करने के लिए न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो निकलते हैं। लेकिन एक साइंटिस्ट थे युकावा ने बोला कि नहीं साहब, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो से पहले एक पार्टिकल एमिट होगा जिसको बोलते हैं पायोन। क्या बोलते हैं? पायोन पार्टिकल। उन्होंने बोला इसको बोलते हैं युकावा पाई मेजॉन थ्योरी। क्या बुलाते हैं? युकावा पाई मेजॉन थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि जब भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो यहाँ से पाई पॉजिटिव पार्टिकल रिलीज होगा, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो पाई नेगेटिव पार्टिकल रिलीज होगा। ये युकावा का कहना था, थ्योरी है। और फिर युकावा ने बोला कि फिर ये जो पाई पॉजिटिव है ये कन्वर्ट हो जाएगा बीटा प्लस न्यूट्रिनो में, और पाई नेगेटिव जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा बीटा नेगेटिव साथ में एंटी न्यूट्रिनो में। ये था स्टेटमेंट युकावा का। उन्होंने बोला कि ठीक है, पॉली ने बोल दिया कि न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो बनता है। उन्होंने बोला कि पहले ये बनेगा पायोन, फिर आपका न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो बनेगा। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो पाई जीरो बनता है। ये थ्योरी था। और अगर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तब भी पाई जीरो बनता था। तो इसको बोलते हैं युकावा पाई मेजॉन थ्योरी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्टीमेटली तो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो बनना है स्पिन क्वांटम नंबर को बैलेंस करने के लिए। ठीक है। अच्छा ध्यान से देखिए, थोड़ा हम न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो की बात करते हैं, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की बात करते हैं। तो इसमें देखिए चार्ज 0 होता है, इसका एटॉमिक मास 0 होता है, और इसका मास जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। तो ये सब देख करके आपको लगेगा कि क्या न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो फोटोन ही तो नहीं है। पर ध्यान रखिएगा, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो का जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो ±½ होता है, और फोटोन का स्पिन क्वांटम नंबर ±1 होता है। तो ये याद रखिएगा, फोटोन का स्पिन क्वांटम नंबर ±1 होता है और न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो का ±½ होता है। एक चीज़ और सुनिए कि एक न्यूक्लियस से जितने भी बीटा पार्टिकल एमिट होंगे उन सब का जो होता है, उन सब का डिफरेंट एनर्जी होता है। एक न्यूक्लियस से जो अलग अलग बीटा पार्टिकल एमिट होंगे उन सब का जो एनर्जी होता है वो डिफरेंट होता है। और इस एनर्जी डिफरेंस को भी पॉली ने समझाया था। पहले तो एक ग्राफ बनाते हैं जो बेसिकली ये समझाता है कि जितने भी बीटा पार्टिकल एमिट हुए हैं और एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या है, और क्यों ये एनर्जी डिफरेंस अलग अलग आता है अलग अलग बीटा पार्टिकल के लिए, उसको समझते हैं ग्राफ से, और उसको पॉली ने समझाया था। सो देखिए, अगर नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल और उसका एनर्जी के बीच में ग्राफ बनाइएगा तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, ग्राफ एक्सपेरिमेंटल है, और सिंस देखिए कि एक कंटिन्यूअस वे में एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है बीटा पार्टिकल्स का वो कंटिन्यूअस है। तो बोलते हैं बीटा पार्टिकल एनर्जी स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूअस। ये पहला क्वेश्चन है। अच्छा, फिर देखिए, बीटा पार्टिकल जितने भी एमिट हो रहे हैं सेम न्यूक्लियस से, उनका एनर्जी अलग अलग है। तो हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल विच इज एमिटेड फ्रॉम सेम न्यूक्लियस इज डिफरेंट, इट इज एक्सप्लेन फ्रॉम पॉली एजम्पशन। अब क्या है पॉली एजम्पशन, सुनिए। ये था पेरेंट न्यूक्लियस। ये देखिए पेरेंट न्यूक्लियस ने बीटा पार्टिकल और बीटा नेगेटिव पार्टिकल, बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव एमिट किया, साथ में न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो, तो बना डॉटर न्यूक्लियस। दोनों का मोमेंटम सेम होगा,
ठीक है। तो पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। पी इनिशियल 0 था क्योंकि पेरेंट न्यूक्लियस रेस्ट पे था, और पी फाइनल किस में कन्वर्ट होगा, बीटा पार्टिकल का मोमेंटम, साथ में न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो और साथ में डॉटर न्यूक्लियस का मोमेंटम। तो यहाँ से जो बीटा पार्टिकल का मोमेंटम है वो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ मोमेंटम ऑफ डॉटर न्यूक्लियस प्लस मोमेंटम ऑफ न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। अच्छा, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन कैसे करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अच्छा, ध्यान से सुनिए, ये जो थीटा है ये क्या है कि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो जो एमिट हो रहे हैं या बीटा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं वो किस एंगल पे हो रहे हैं। तो पॉली ने ये थोड़े ना बताया था कि जो न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो एमिट हो रहे हैं वो पैरेलल हो रहे हैं, एंटी पैरेलल हो रहे हैं, परपेंडिकुलर हो रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बताया था, उन्होंने सिर्फ बताया था कि एमिट होते हैं। तो देखिए थीटा चेंज होगा, थीटा चेंज होगा तो मोमेंटम चेंज होगा, और अगर मोमेंटम चेंज होगा तो हम पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन 2 इंटू मास ऑफ बीटा पार्टिकल। अच्छा, अलग अलग एंगल पे बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं, मोमेंटम चेंज कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी तो चेंज करेगा। इसलिए बोलते हैं कि जो मोमेंटम है बीटा पार्टिकल का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, और यहाँ से बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज और बीटा पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। तो अलग अलग एंगल पे बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं तो हर एक बीटा पार्टिकल्स का एनर्जी अलग अलग हो गया। इसको भी बेसिकली पॉली ने समझाया था, ऐसे समझाया था। अब हम बात करेंगे गामा एमिशन के बारे में, गामा एमिशन के बारे में कि गामा पार्टिकल कब, गामा रेडिएशन कब एमिट होता है। पहले तो देखिए जो गामा एमिशन है, गामा रेडिएशन जो है उसको डिनोट करते हैं 0 and 0 से, यानी कि आप यहाँ से बोल सकते हैं कि इस पे चार्ज जो है वो भी 0 है और इसका मास भी 0 है, मास नंबर भी 0 है इसका। अच्छा, ध्यान से देखिए, जो गामा एमिशन का जो रेडिएशन है, गामा रेडिएशन का जो एमिशन है उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं ये सुनिए। देखिए, हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है, न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, जैसे एक एटम में डिफरेंट एनर्जी लेवल होता है उसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होता है। तो हम बोलते हैं जब अल्फा या बीटा पार्टिकल एमिट होता है, अल्फा या बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो वो हाई एनर्जी स्टेट पे जाता है। तो दिस इज एमिशन ऑफ अल्फा या बीटा पार्टिकल, या तो अल्फा या तो बीटा, तो वो हाई एनर्जी स्टेट पे जाता है, और फिर वो वहाँ से जब वो नीचे आता है ग्राउंड स्टेट पे तो इस दौरान गामा रेडिएशन का एमिशन होता है। अब आप बोलिएगा कि गामा ही क्यों, एक्सरे हो सकता था, यूवी रे हो सकता था। एक्चुअली जब न्यूक्लियस के अंदर कोई भी रेडिएशन एमिट होता है तो वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में आता है, और गामा रेडिएशन आपने पढ़ा था मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में आता है, इसलिए हम बोलते हैं गामा रेडिएशन एमिट हो रहा है। तो आपको समझ में आया कि जो गामा पार्टिकल का जो एमिशन है इसको एक्सप्लेन करते हैं न्यूक्लियस के डिफरेंट एनर्जी लेवल को, कि जब न्यूक्लियस अल्फा या बीटा पार्टिकल को एमिट करता है तो वो एक्साइट हो जाता है, और जब वो वापस लोअर एनर्जी लेवल पे लौटता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है गामा रेडिएशन के फॉर्म में, जिसको गामा फोटोन या गामा पार्टिकल कहते हैं। अच्छा, ध्यान से सुनिए, गामा रेडिएशन कब एमिट होगा, या तो मिनिमम एक अल्फा या एक बीटा पार्टिकल पहले एमिट हो चुका होगा, क्योंकि मान लीजिए एक अल्फा, मिनिमम एक अल्फा एमिट हुआ और वो हाइयर एनर्जी पे गया, फिर वो जब लोअर पे आएगा तब गामा रेडिएशन एमिट होगा। तो हम बोल सकते हैं कि आफ्टर एमिटिंग अल्फा या बीटा पार्टिकल, यानी कि अगर अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ तो फिर गामा एमिट होगा, तभी अगर बीटा एमिट होना तो एमिट होगा, या पहले बीटा एमिट हुआ तो पहले गामा एमिट होगा तब अल्फा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। तो मान लीजिए एक न्यूक्लियस था ZXA, इससे गामा रेडिएशन एमिट हुआ 0 and 0, तो बताइए जो पेरेंट न्यूक्लियस बनेगा Y, उसका भी तो एटॉमिक नंबर Z होगा, मास नंबर सेम रहेगा, और यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज होगा, उसको बोलते हैं Q वैल्यू। तो ध्यान से रखिए, ये है पेरेंट न्यूक्लियस, ये है डॉटर न्यूक्लियस। क्या दोनों सेम है? दोनों सेम है, पर दोनों का एनर्जी डिफरेंट होगा। समझ में आया? और ये है गामा पार्टिकल। तो जो भी अभी हमने पढ़ा उसको पहले लिख लेते हैं। सो
गामा एमिशन, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, चार्ज जीरो मास जीरो होता है। एमिशन ऑफ गामा पार्टिकल इज एक्सप्लेन फ्रॉम एनर्जी लेवल ऑफ न्यूक्लियस। व्हेन न्यूक्लियस emit अल्फा एंड बीटा पार्टिकल it becomes excited. When it comes in a lower energy level, it radiates energy in form of radiation. It is called gamma particle or gamma photon. And emission of gamma particle takes place after emitting minimum one alpha or one beta. एक अल्फा एमिट होगा या एक बीटा एमिट होगा, तब उसके बाद गामा रेडिएशन एमिट होगा। या आप यूँ बोल दीजिए कि गामा पार्टिकल एमिट होने से पहले या तो एक अल्फा एमिट हो चुका होगा या एक बीटा एमिट हो चुका होगा। तो आफ्टर इमिटिंग अल्फा या बीटा मिनिमम वन गामा पार्टिकल शुड बी इमिटेड नेसेसरली। सो ये है एनर्जी लेवल ऑफ न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ, हाई एनर्जी पे गया, जब वो वापस लोअर एनर्जी पे जा रहा था तब वो रेडिएशन एमिट किया, जिसको बोलते हैं गामा रेडिएशन, जिसका एनर्जी होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में। और एक पेरेंट न्यूक्लियस था, गामा पार्टिकल रिलीज हुआ, डॉटर न्यूक्लियस बना, साथ में एनर्जी रिलीज हुआ, क्यू वैल्यू। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा, आपको बोल दिया कि आइडेंटिफाई करेक्ट ऑर्डर ऑफ अल्फा बीटा और गामा। तो आपको पता है गामा कब रेडिएट होगा, या तो पहले अल्फा हो चुका होगा या बीटा हो चुका होगा, ठीक है। या आप ऐसे बोल दीजिए कि अगर अल्फा एमिट हुआ तो बाद में गामा होगा फिर बीटा होगा। तो देखिए एक क्वेश्चन करवाते हैं आपसे। तो इस क्वेश्चन को देखिए, आइडेंटिफाई करेक्ट ऑर्डर ऑफ अल्फा बीटा गामा। तो इसमें देखिए गामा पहले रेडिएट हो गया, बाद में अल्फा बीटा, तो गलत है। इसमें देखिए पहले गामा रेडिएट हो गया, गलत हो गया। पहले अल्फा होना चाहिए या बीटा होना चाहिए तब गामा होगा। इसमें देखिए पहले अल्फा हुआ फिर बीटा हुआ, नहीं, पहले अल्फा होने के बाद गामा होना चाहिए तब बीटा होगा। इसमें देखिए पहले बीटा हुआ फिर अल्फा, ये भी गलत। इसमें देखिए पहले अल्फा फिर बीटा, ये भी गलत। इसमें देखिए पहले अल्फा हुआ फिर गामा हुआ फिर बीटा हुआ, यानी ये सही है। इसमें देखिए पहले बीटा हुआ फिर गामा हुआ फिर अल्फा, ये भी सही है। इसमें देखिए अल्फा अल्फा, नहीं, अल्फा के बाद गामा आना चाहिए। मिनिमम एक अल्फा एमिट करवाइए, उसके बाद आपको गामा एमिशन करवाना ही पड़ेगा, फिर हो सकता है बीटा हो गामा हो। पहले बीटा बीटा, ये भी गलत। पहले देखिए अल्फा आया फिर गामा आया फिर गामा आया, ये सही है, क्योंकि ये देखिए एक बार आया इधर फिर एक गामा रिलीज हो गया, तब बीटा रिलीज होगा, तो ये ऑप्शन भी सही है।